सांसद मन्नालाल रावत को बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी मिली है। हाल में बनी नई टीम में जिम्मेदारी दी गई है। सांसद रावत को बीजेपी एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि आदिवासी अंचल में खासी पहचान रखते हैं सांसद रावत। हमारे संवाददाता सुनील यादव ने उनसे खास बातचीत किया, ये सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान को खास तवज्जो दी गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर से सांसद मन्नालाल रावत। उनको अहम जिम्मेदारी मिली है। भाजपा ने एसटी विभाग का जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं, खुद उदयपुर सांसद और अब एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले मन्नालाल रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर देखिए, जो नई टीम बनी है, कह सकते हैं टीम नीति नवीन, उसमें आपको अहम जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो माननीय नितिन नवीन साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको नेतृत्व करेंगे, लेकिन ये टीम इंडिया है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है विकसित भारत 2047, उस मिशन के बिंदुओं को आगे बढ़ाएगी। इस नाते टीम इंडिया जो है वो पूरी गठित हुई है। मैं निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करूंगा कि उन्होंने हमें भी उस टीम में शामिल किया। अब विषय ये आता है कि आगे क्या कैसे, तो एक बड़ा बदलाव, और बड़ा बदलाव कैसा, एक्सप्रेस तरीके से चलने वाला, जिसको रिफॉर्म एक्सप्रेस नाम दिया गया, वो बहुत तेजी से चल रहा है। और उन विषयों को लेकर कि जनजातीय क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और वो समस्याओं को और अच्छे से समझ के उनका समाधान प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे लगता है ये रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ेगी, लोगों के जीवन को बदलेगी। और जो सेवा का भाव है कि राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी इस भाव को रखते हैं, उसको लेके जब हम जाएंगे तो एक बड़ा बदलाव वहाँ आएगा और देश के रूपांतरण में, व्यवस्थाओं को बदलने में हम काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि जनजातीय क्षेत्र की बात हो, आदिवासी अंचल की बात हो, तो पूरे देश को आपको संभालना है। तो कुछ खास जो आपका मोटिव हो, कुछ लक्ष्य आपने रखा हो, क्योंकि जिम्मेदारी मिल चुकी है, किस क्षेत्र में और किस तरह से सुधार के काम करेंगे, किस तरह से समाज को आगे लाने का काम करेंगे, किस तरह से कई जगह हम देखते हैं कि कुछ विशेष मांगों को लेकर समाज में कुछ खींचतान भी होती दिखती है, तो कैसे एकजुट करके जो विकास की राह पर लेकर आएंगे समाज को? देखिए, भारतीय राजनीतिक में शुरुआती जो 5 दशक हैं वो इस प्रकार के हैं कि बस तुष्टीकरण हो रहा है और एक बहुसंख्यक वर्ग है, समाज है, उसकी उपेक्षा हो रही है। उसमें से जनजातीय समाज एक बहुत बड़ा वर्ग है और जनजातीय समाज के लिए क्या विचार करना है, क्या सूत्र होने चाहिए, क्या रीति नीति होनी चाहिए, इसको जानने के लिए शुरुआती सरकारों ने पादरी वेरियर एल्विन को सलाहकार बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जनजातियों का सुझाव देने के लिए एक वेरियर एल्विन आ रहा है और विदेश से आ रहा है और वो सारी राय दे रहा है। तो मुझे लगता है वहीं से एक गड़बड़ शुरू हुई थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब 1999 में देश की कमान संभाली और एक बड़ा ट्रैक प्रस्तुत किया है, तब जाके जनजातियों को कार्य मंत्रालय मिला। 2003 आते आते तो बकायदा उन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मिला और संवैधानिक हक अधिकार की जो धरातल पर उतरने वाले विषय हैं, चिंतन मनन करने वाले विषय हैं, वो तेजी से आगे बढ़े। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन विषयों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और विकास भी विरासत भी ऐसा एक मार्गदर्शन दिया है। तो जब विरासत भी की बात करते हैं तो जीवन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, समाज का जो अध्यात्म है बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर रीति नीति बनाएंगे और नायकों की बात करेंगे तो तेजी से बदलाव होगा और जो भी योजना लॉन्च करेंगे तो वो आगे बढ़ेगी। इसका एक उदाहरण भी है धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को कहते हैं, उनके नाम से एक योजना बनाई। योजना का जो वॉल्यूम है, जो साइज है, वो 63,000 गाँव के लिए है, इकाई उसमें गाँव है, लेकिन 79,000 करोड़ का बजट है, 25 इंटरवेंशन है, योजनाएं उसमें जोड़ी है। और मजेदार बात यह है कि मोदी साहब ये कहते हैं कि इन योजनाओं को जब आप लेके जा रहे हो तो चुनाव की जो गठजोड़ है, जो गुणा भाग है, उसके चक्कर मत पड़िए। जितने लोगों को देना है सबको दे दीजिए। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैचुरेशन, संतृप्ति। उस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव इससे आ रहा है और बकायदा जो देश का बॉर्डर एरिया है वहाँ वाइब्रेंट विलेज योजना है, देश का आंतरिक भाग है जहाँ नायकों की बात है, प्रेरणा है, राष्ट्रीय स्मारक है, ये सारे विषय चल पड़े। लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं आपको पूरे आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूँ कि 1960 के दशक में वैचारिक प्रदूषण की वजह से या वैचारिक भटकाव और अलगाव की वजह से नक्सलवाद पनपा
पनपा और धीरे धीरे आके वो अधिकांशतः जनजाति क्षेत्रों में फैल गया। कल्पना कर सकते हैं 126 जिलों में पहुंच गया। तिरुपति से लगा के पशुपतिनाथ तक एक कॉरिडोर बनाने की बात लोग करने लगे और लगभग 20,000 लोगों ने इसमें जो मासूम लोग हैं, जो कहीं पर भी किसी अपराध में लिप्त नहीं है, उन लोगों की जान गई। हजारों जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी जान गई। इतनी बड़ी समस्या को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 31 मार्च 2026 को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया का मतलब जब समस्या खत्म हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बहुत सारा एक वातावरण बना है। इस वातावरण में गुंजाइश बनती है, कुछ और भी बेटर करने की संभावना है। विकसित भारत जब होगा तो सभी समस्याओं का निराकरण होगा। इस अप्रोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसा आप जिक्र किए जो मानसिक प्रदूषण की जो बात के जो नक्सल की बात आप कर रहे हैं, नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन उससे प्रभावित आदिवासी अंचल, अपन छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश की बात करें, तो आदिवासी लोग उनकी चपेट में मुख्यधारा में आ चुके हैं, लेकिन अब उनको एजुकेशन से लेकर आर्थिक रूप से संपन्न करने जैसे सामाजिक ताने बाने में उनको सेट करना ये बड़ी चुनौती है। तो इसको लेकर कोई खास प्लानिंग या उनको उनकी नजरिए से आपके लिए क्या प्लान है, कैसे उनको मुख्यधारा में लेकर आएंगे? बड़ी आवश्यकता की तरफ आपने संकेत किया है। मुझे लगता है संवाद सबसे पहली आवश्यकता है। हाँ, वहाँ जाना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों में जाना है। हम लोग जब पहुँचते हैं तो सबसे अहम बात क्या है, पहले के लोगों ने सहानुभूति के नाम पर वहाँ गए हैं, सहानुभूति दिखाते हैं बाहर से, और नहीं आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इतना ही करते थे। इसको सिंपैथी बोलते हैं, सहानुभूति बोलते हैं, लेकिन इसके आगे नरेंद्र मोदी साहब ने एक शब्द दिया है, एक परंपरा दी है, एक मूल्य दिया है, उसको बोलते हैं समानुभूति। बराबर स्तर पर जाके विचार करना कि ये कमी, ये अभाव, ये अशिक्षा और ये कठिन परिस्थितियां ऐसे नहीं है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें। और जो आपने कहा है, ये चीजें और बेहतर कैसे हो, जीवन में बदलाव कैसे हो, उसकी तरफ तेजी से जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण है, खेती बाड़ी है, पलायन रोकने वाली बातें हैं, युवाओं के कौशल विकास के कार्यक्रम की बातें हैं, बालिकाओं में रक्त अल्पता के जो विषय हैं, ये बड़े बड़े विषय हैं। इन सभी का समाधान बहुत तेजी से हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद किसी ने जनजातियों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, सिकल सेल के बारे में किसी ने विचार नहीं किया, उसकी चर्चा होने लगी, अब उसके उन्मूलन की चर्चा होने लगी, एक बड़ा वातावरण बन रहा है। मैं ये सवाल कर रहा था कि अपने राजस्थान में भी कई बार भील प्रदेश की बात उठती है, जिस जगह से आप आते हैं वहाँ भी भारत आदिवासी पार्टी है, वो एकदम से पनपी है और लगातार उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, अलग राज्य की मांग करते हैं, तो यहाँ भी बड़ी चुनौती है आपके सामने। विषय पूरे देश भर में हम जब जाएंगे तो 22 राज्यों में 268 जिलों में जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं। वहाँ जब बात करते हैं तो बहुत सारे विषय निकल कर आते हैं, लेकिन विविधता में एकता जब ये बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति एक टर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इस टर्म के आधार पर हम सभी एक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, यहाँ से हम बात करेंगे। लेकिन कुछ ताकतें अपना एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आती हैं, और जो दक्षिण राजस्थान की जो बात आप कर रहे हैं, जिन्होंने उस विषय को उठाया, एक बार उनसे एक प्रश्न जरूर करिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नक्शा जारी किया, वो नक्शा अंग्रेजों के कालखंड का है, उसमें वो कहते हैं भील कंट्री। मुझे बताइए कंट्री का क्या मतलब होता है? कंट्री का मतलब देश होता है, तो क्या इस भारत के अंदर कोई देश बनाना चाह रहे हैं क्या? तो ये सारे भ्रम निर्माण हुए हैं, और भ्रम निर्माण क्या आदमी कोशिश करता है, हो सकता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से लोकमत को हथियाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात कर रहा होगा, लेकिन कंट्री की बात तो ठीक नहीं है, ये हम सभी पूरे देशवासी जानते हैं। समस्या निराकरण महत्वपूर्ण है, हमारा ध्यान वहां पर है। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ी चुनौती है, कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों की बात करती है, जनजाति की बात करती है, बाबा साहब के संविधान की बात करती है, उनको आगे लाकर यही कहती है कि बीजेपी कभी अनुसूचित जातियों के बारे में नहीं सोची है, ना आदिवासियों के बारे में कभी उनकी बात करती है, हमेशा दरकिनार का आरोप आप पर लगा रहता है। और ये बात लगभग कांग्रेस के लिए सही भी साबित हो रही है कि कांग्रेस के पास वोट बैंक काफी अच्छा खासा है, अगर इस खास समुदाय की हम बात करें तो। इस चुनौती को कैसे आप तोड़ेंगे, इस मिथ को कैसे तोड़ेंगे आप? तो सीधी बात है, कांग्रेस वोट बैंक, आपने शब्द सही प्रयोग किया, वो केवल बैंक बना के रखना चाहती है, विकास करना नहीं चाहती है। और ये मुझे लगता है कि हमारे देश का जो प्रबुद्ध जन है, जो प्रबुद्ध मतदाता है, उसके स्वभाव, उसकी संस्कृति, उसका पूरा जो समग्र चिंतन है, उस पर कुटाराघात है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। सेवा के माध्यम से आप जाइए और सेवा के माध्यम से जीवन बदलाव करने की कोशिश कीजिए। वो अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के बहुत सारे पाप हैं, कांग्रेस के बहुत सारे प्रदूषित विचार हैं, और कांग्रेस की गलतियां हैं, जिसकी वजह से जनजातीय अंचल ने
विकास के जो बड़े पैरामीटर हो सकते थे वो नहीं हो पाए। अविकास का दंश वो झेला है। मुझे लगता है अब संपूर्ण बदलाव का समय है और व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव है वो बहुत तेजी से चल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है, जैसा कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब के इस पूरे कार्य पद्धति में दिखता है, वो बड़ा बदलाव लाएगी। और कांग्रेस तो निश्चित रूप से अपनी गलतियों से सीखना चाहिए को लेकर।